हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल जर्नी जक्कीज़ 2913। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं नेहा सिंह आज आप सब लोगों को महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर जी के दर्शन कराऊंगी। आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं जहाँ भी दर्शन करने या घूमने जाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। तो आज के सफ़र में भी मेरे साथ मेरे हस्बैंड जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, आज डेट है 13 अगस्त और 13 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोगों ने स्टेशन पे केक कट करके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये देखिए मैं केक कट कर रही हूँ और हमारी ट्रेन भी आने वाली थी, तो हम लोगों ने छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया था सरहिंद स्टेशन पर ही। तो आज का हमारा ये सफ़र शुरू होगा पंजाब के सरहिंद स्टेशन से। हमारी ट्रेन सरहिंद स्टेशन से अर्ली मॉर्निंग 5:34 पे थी। स्टेशन से हमारा घर लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो हम 4:30 बजे तक स्टेशन पहुंच गए थे। 5:30 बजे तक हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये रही हमारी ट्रेन आ रही है। हमारी ट्रेन का नाम था झेलम एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर था 11078, जो हमें सरहिंद स्टेशन से एमपी के खंडवा ज़िले पहुंचाएगी। हमारा ये सफ़र 1200 किलोमीटर का है, जो लगभग 22 से 23 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, महादेव का नाम लेके हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। सरहिंद स्टेशन पर 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी थी। हमारे सफ़र के कुछ मुख्य स्टेशन ये हैं: अम्बाला कैंट, कुरुक्षेत्र जंक्शन, पानीपत जंक्शन, सोनीपत जंक्शन, न्यू दिल्ली, मथुरा, राजा की मंडी, आगरा कैंट, ग्वालियर जंक्शन, दतिया, झांसी जंक्शन, भोपाल एंड द लास्ट खंडवा जंक्शन, जहां हमारा स्टॉपेज है। वैसे तो ये ट्रेन जम्मू तवी से पुणे जंक्शन जा रही थी, बट हमारा सफ़र खंडवा तक का ही था। हमने सोनीपत जंक्शन पे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी देखी थी, मेमो ट्रेन। आप वीडियो में देख सकते हैं, जो ब्लू कलर की ट्रेन आपको दिखाई दे रही है, ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, जिसका केमिकल नेम H2 होता है। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, जो 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच चलाई गई, जिसकी दूरी 89 किलोमीटर की है। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। लगभग 11:15 बजे हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंच गई थी। ये देखिए आप लोग, न्यू दिल्ली का स्टेशन है ये। इसके बाद ये मथुरा पे रुकेगी। इसका नेक्स्ट स्टॉपेज मथुरा का है। अब बस 15 मिनट बाद ही निकल देगी ये, बस चलने ही वाली है। ये देखिए न्यू दिल्ली लिखा हुआ था। हमारी ट्रेन चल दी है मथुरा के लिए। दिल्ली से निकलने के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लग गई थी। मैं अपने हाथ बाहर निकाल के बारिश का आनंद ले रही थी। इस समय हम लोग अजही स्टेशन पहुंचे हुए हैं, जो मथुरा से पहले ही पड़ जाता है। यहाँ पे हमारे स्टॉपेज नहीं है। ट्रेन बिल्कुल स्लो हुई थी, बट रुकी नहीं थी। इस समय हम लोग मथुरा जंक्शन पहुँच गए हैं। आप वीडियो में देख सकते हो, ये मथुरा का स्टेशन है। इसके बाद हमारी ट्रेन राजा की मंडी में रुकेगी। वैसे इस ट्रेन के बहुत स्टॉपेज थे, ये हर छोटे बड़े स्टेशनों पे रुक रही थी। ये देखिए लिखा हुआ है मथुरा जंक्शन, हर छोटे बड़े स्टेशन पे रुक रही थी। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे राजा की मंडी। ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं राजा की मंडी स्टेशन। पेठा पन्नी आ गई भाई साहब, देना है ऐसी पन्नी लगनी पड़ेगी। पेठा ले 120 का 1 किलो। इतना सारा पेठा का नाम सुन के आप लोग गेस लगा लिए होंगे दोस्तों कि इस समय हम लोग आगरा कैंट पहुंच गए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है आगरा छावनी। इस समय हम लोग आगरा स्टेशन पर हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आगरा कैंट से ताजमहल का डिस्टेंस लगभग 6 से 7 किलोमीटर का होगा। ग्वालियर जंक्शन क्रॉस करके हमारी ट्रेन इस समय दतिया में रुकी हुई है। ये देखिए दतिया स्टेशन है ये। इस स्टेशन के बाद से बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं,
अब आपको ना चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देने लग जाएगी। ग्रीनरी के साथ ही आपको छोटे छोटे पहाड़ भी दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद हल्की हल्की बारिश के साथ ये व्यू देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। ग्वालियर, दतिया, झांसी, भोपाल जो एमपी की कैपिटल है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, इन सबको क्रॉस करने के बाद हम लोग फाइनली अपने लोकेशन खंडवा पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये देखिए यहाँ का ये खंडवा स्टेशन है। चलिए आपको पूरा स्टेशन दिखाती हूँ यहाँ का मैं। इस समय घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 4:40 और हम इस समय एमपी के खंडवा स्टेशन पहुँच गए हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ का पूरा स्टेशन, कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पे। ये देखिए बहुत नीट एंड क्लीन है। जैसे इंदौर शहर के बारे में आपने सुना होगा, बहुत साफ़ सफाई रहती है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, वैसे ही देखिए खंडवा स्टेशन भी बहुत नीट एंड क्लीन है। और आगे चलते हैं, आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे। उसके बाद हम स्टेशन के बाहर भी जाएंगे। खंडवा स्टेशन से श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 72 किलोमीटर की है दोस्तों। अगर आप भी श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का प्लान बना रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के एमपी के खंडवा या फिर इंदौर स्टेशन पे उतर जाइए। इंदौर जंक्शन से श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग लगभग 80 किलोमीटर पड़ेगी। आपको स्टेशन के बाहर इजीली ऑटो, बस और टैक्सी मिल जाएगी। फिर आप पे डिपेंड करता है आपको सुटेबल क्या पड़ेगा, आपको खंडवा ज़्यादा सही पड़ेगा या इंदौर। आप दोनों में से किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हैं। वैसे तो श्री ओमकारेश्वर मंदिर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर रोड और सनावद रेलवे स्टेशन है, बट खंडवा जंक्शन और इंदौर जंक्शन तक रेल कनेक्टिविटी अच्छी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर श्रद्धालु इंदौर जंक्शन या फिर खंडवा जंक्शन उतरते हैं। सोचिए दोस्तों, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और खंडवा जंक्शन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। यहाँ पे झाड़ू पोछा सब लगा के कंप्लीट कर दिया गया है। ये देखिए कितनी साफ़ सफाई, मतलब आपको एक पॉलीथीन का रैपर भी नहीं दिखाई देगा, एक पत्ती भी नहीं दिखाई देगी। देख रहे हैं आप कितना क्लियर फर्श दिखाई दे रहा है। वाह भाई साहब, गजब। अगर आप लोग ध्यान से सुनिए तो पीछे आपको चिड़िया की चहचहाहट की आवाज़ भी आ रही होगी। अब हम लोग स्टेशन से बाहर निकल के यहाँ के बस अड्डे जाएंगे, वहाँ से बस पकड़ के हम लोग ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगे। अगर आप टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो आपको स्टेशन के बाहर इजीली टैक्सी मिल जाएगी। हम लोग बस से जाएंगे तो यहाँ से बस अड्डे का डिस्टेंस लगभग 200 से 400 मीटर होगा। बस स्टेशन से बाहर आप निकलेंगे, आपको बस अड्डा मिल जाएगा, 100-200 मीटर की दूरी पर ही है। तो चलिए हम लोग स्टेशन से बाहर चलते हैं। ये देखिए मैं आगे आगे चल रही थी। अब हम लोग स्टेशन से बाहर जाएंगे और बस अड्डा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम लोग पैदल ही चले जाएंगे बस अड्डे तक। तो चलिए दोस्तों, स्टेशन के बाहर चलते हैं हम लोग अब। ये देखिए फ्रेंड्स, खंडवा स्टेशन के बाहर का व्यू है। ये पूरा खंडवा स्टेशन है। ये देखिए झंडा लहरा रहा है। हम लोग, आपको बता दें, हम लोग सावन में आए हैं श्री ओमकारेश्वर का दर्शन करने, और आगे मैं आपको बताऊंगी वहाँ भीड़ कैसी थी सावन में, तो मैं सारी जानकारी आपको दूंगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वीडियो से। खंडवा से श्री ओमकारेश्वर मंदिर तक जाने में लगभग 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो हम लोग पहले फ्रेश होंगे, उसके बाद बस पकड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से वॉक करके ही हम जाएंगे। आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे, लेफ़्ट साइड में आप सीधा चले जाएंगे। लेफ़्ट साइड में मुड़ने के बाद आपको एक चौराहा पड़ेगा। आप चौराहे से 50 मीटर आगे जाएंगे, आपको खंडवा का बस स्टैंड मिल जाएगा। वहाँ पे बसें लगी रहती हैं। खैर हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे वीडियो में कहाँ है बस स्टैंड। पूरा बस स्टैंड का वीडियो आपको दिखाऊंगी मैं।
अभी तो फ़िलहाल हम चल रहे हैं, फ्रेश होंगे उसके बाद ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से मंदिर तक पहुँचने में लगभग 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। तब तक हम फ्रेश हो जाते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर की बस दिखाई दे रही है, इसी बस से हम लोग श्री ओमकारेश्वर जाएंगे। ये देखिए नर्मदा अधिकारी विश्राम गृह बना हुआ है। बस इसके बगल से ही आपको निकल जाना है। वो सामने आपको चौराहा दिख रहा होगा, लाइट जल रही है, ये देखिए चौराहा रहा। बस इस चौराहे से आपको 100 मीटर आगे जाके राइट में आपको टर्न हो जाना है। बस आपको बस अड्डा मिल जाएगा। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस अड्डा यहाँ पे है। अगर आप टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे, आपको टैक्सी मिल जाएगी। ये देखिए यही चौराहा है, बस यहीं पे बस अड्डा है। इस चौराहे को 3 पुलिया चौराहा कहते हैं। 5 मिनट पैदल चलने के बाद हम लोग फाइनली बस स्टैंड पहुंच गए थे दोस्तों। ये देखिए वहाँ का सुलभ शौचालय है। और अब ये रहा खंडवा का बस स्टैंड। और शायद नया बस स्टैंड कहीं और बन रहा है, ये शायद पुराना बस स्टैंड है। मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, बट हम लोगों को बस यहीं से मिली थी, जो रेलवे स्टेशन से 5 मिनट के डिस्टेंस में था। हम पैदल चल के चले आए थे। अब हम लोग बस में बैठने जा रहे हैं, देखते हैं बस कितनी देर में चलेगी। ये रही हमारी बस दोस्तों, जिससे हमें श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना है। तो चलिए आपको बस के अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी पब्लिक बैठ गई थी। हमें आगे वाली सीट मिली थी, लेकिन हमने बाद में अपनी सीट चेंज कर दी थी। हम केबिन में आ गए थे ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठने के लिए, क्योंकि हमें वीडियो बनाना था और यहाँ से व्यू अच्छा आता है। वैसे ज़्यादातर लोग श्री महाकालेश्वर और श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ ही करते हैं, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है ना। दोनों के डिस्टेंस में लगभग 150 किलोमीटर का फ़र्क होगा बस। अब दोस्तों हमारी बस चलने ही वाली थी। आप घड़ी में देख सकते हो, बज रहे हैं सुबह के 5:46 और हमारी बस बिल्कुल रेडी है चलने के लिए खंडवा से। आप लोगों ने दोस्तों देख ही लिया होगा, आज डेट है 14 अगस्त। लगभग 2 घंटे में हम लोग श्री ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे और भोले बाबा चाहे तो आज हमारा दर्शन भी हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। दोनों तरफ पहाड़ है, बीच से रास्ता गया है। हम लोगों ने 1 घंटे का सफ़र कंप्लीट कर लिया है अपना। दर्शन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि सावन में ओमकारेश्वर आना सही है या नहीं है। सावन की वजह से हम लोगों को बहुत सारे कांवरिया वाले भी मिले थे। मैंने उनका भी वीडियो बनाया है, मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, कांवरिया वाले दिखाई देने लग गए। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे कांवरिया वाले जा भी रहे थे और बहुत सारे आ भी रहे थे भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद। वैसे फ्रेंड्स, कांवरिया वाले सच में बहुत हिम्मती होते हैं। पैदल सोचिए, नंगे पैर ये लोग कितनी दूर दूर तक जल चढ़ाने जाते हैं। हमारे और आपके तो सोच के ही होश उड़ जाए। कोई 150, 200, 300 किलोमीटर, बताइए इतनी दूर पैदल चल के ये लोग भोले बाबा पे जल चढ़ाने जाते हैं। इनको भी भाई सैल्यूट है कांवरिया वालों को। तो आधा सफ़र कंप्लीट करने के बाद हमारी बस 10 मिनट के लिए रुकी थी सबको नाश्ता पानी कराने के लिए। आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, एमपी का फेमस पोहा। देखिए, आपको तो पता होगा एमपी का बहुत ज़्यादा फेमस है पोहा। ये देखिए पोहा, हम लोगों ने यहाँ पे चाय और पोहा नाश्ता किया था। ये रही हमारी बस जिससे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे बस 10 मिनट के लिए रुकी थी, हम लोगों ने नाश्ता किया था। ये देखिए हम इधर ही बैठे थे, ये रहे मेरे हस्बैंड। 10-10 मिनट बाद बस निकल दी थी। हम लोग इस समय सनावद में रुके हुए हैं। यहाँ पे बस 2 मिनट के लिए रुकी हुई थी। यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस लगभग 15 किलोमीटर का है। उसके बाद हम लोग श्री ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे दोस्तों। मैंने आपको वीडियो में जो रास्ता, जो लोकेशन दिखाया है, ये आप खंडवा से जब श्री ओमकारेश्वर आएंगे तो ही आपको मिलेगा। अगर आप इंदौर की तरफ से श्री ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो आपको दूसरे रास्ते से आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रास्ते अलग अलग हैं। वो अलग रूट है और ये अलग रूट है। हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है दोस्तों। बस स्टैंड हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर और, उसके बाद हम लोग मंदिर के पास होंगे।
ओमकारेश्वर बस स्टैंड बस आने ही वाला है। बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 1 से 2 किलोमीटर की है और आपको यहाँ से इजीली ऑटो मिल जाएगी जो 10 या 20 रुपए पर पर्सन लेके आपको मंदिर के पास पहुँचा देंगे। खंडवा से ओमकारेश्वर तक का किराया था लगभग 170 रुपये पर पर्सन। ये देखिए दोस्तों, हम लोग ओमकारेश्वर के बस स्टैंड पहुंच गए हैं। देखिए सामने लिखा हुआ था वेलकम टू ओमकारेश्वर। ये रहा यहाँ का बस स्टैंड। अभी मैं आपको उतर के पूरा व्यू दिखाऊंगी यहाँ का। ये देखिए, ये है पूरा बस स्टैंड यहाँ का। ये ओमकारेश्वर का बस स्टैंड है। हमें खंडवा से ओमकारेश्वर पहुँचने में 2 घंटे लग गए थे। यहाँ से हमें ऑटो मिल जाएगी जो हमें 5 से 10 मिनट में मंदिर तक पहुँचा देगी। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच ओमकारेश्वर द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप ओम के आकार का है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। इस द्वीप का नाम मानधाता द्वीप है। यहाँ मुख्य द्वीप पर ओमकारेश्वर और नर्मदा नदी के दूसरे तट पर ममलेश्वर मंदिर स्थित है। कहते हैं जब तक आप ममलेश्वर भगवान के दर्शन नहीं करते आपका दर्शन अधूरा है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा स्थान है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से ऑटो लेके निकलते हैं मंदिर के लिए। हम लोग लगभग सुबह के 8 साढ़े 8 बजे तक श्री ओमकारेश्वर मंदिर पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोगों ने होटल ढूंढा, फिर फाइनली हम लोगों ने एक धर्मशाला में स्टे किया। मैं आपको धर्मशाला का पूरा व्यू दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल वीडियो में जो आप व्यू देख रहे हो ये धर्मशाला का ही है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई थी इसमें। मैं आपको इस धर्मशाला के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। आप जब कभी भी ओमकारेश्वर आइएगा तो आप यहीं पे स्टे करिएगा। आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे। बाहर के होटलों के अपेक्षा आपको धर्मशाला में कमरे सस्ते मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों तरह के रूम मिलेंगे। हम लोग जब पहुँचे थे तो इनके पास एसी रूम अवेलेबल नहीं था, नॉन एसी रूम था और नॉन एसी रूम के लिए भी हमें 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि सारे रूम इनके फुल थे। इन्होंने बोला लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक हमारे रूम खाली होंगे तो हम आपको रूम दे पाएंगे। और ये संस्थान था श्री गजानन संस्था वालों का। बहुत खूबसूरत इन्होंने बना रखी है ये पूरी प्रॉपर्टी। चारों तरफ ग्रीनरी और पूरा भक्तिमय था, मतलब इसके अंदर मंदिर भी बना हुआ था और बहुत खूबसूरत नज़ारा था। आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ का व्यू। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आपको रूम नहीं दिखाएंगे, ये आपको डायरेक्ट ये रूम देंगे बट आप सोचो कि रूम लेने से पहले आप रूम टूर कर लो, तो ऐसा नहीं था। ये रूम टूर नहीं कराते हैं और इसी के अंदर ही ये खाना भी अवेलेबल कराते हैं। इनका खुद का एक मेस है, भोजनालय है, वहाँ पे बहुत सस्ता खाना मिलता है। हमने वहाँ पे खाना भी खाया था। हमें तो खाना बहुत अच्छा नहीं लगा था, बस नाश्ता किए थे सुबह का पोहा और चाय, हम लोगों को ठीक लगा था। फिर हमने दोपहर का खाना और रात का खाना बाहर ही खाया था, उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल हम लोग नाश्ता करने जा रहे थे। इन लोगों ने बोला था कि 2 घंटे बाद हम आपको रूम देंगे और तब तक हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो हम लोगों ने पहले नाश्ता कर लिया, उसके बाद हमें रूम मिला था। फिर हम फ्रेश हुए थे, उसके बाद हम दर्शन करने गए थे। ये देखिए यहाँ का मंदिर था, ये भगवान गणेश का मंदिर था क्योंकि ये गजानन संस्थान वालों का ट्रस्ट है तो उन्हीं की मंदिर भी है ये गणेश भगवान की। और ये देखिए पूरा व्यू है, ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री करते हैं। ये देखिए भोले बाबा का छोटा सा शिवलिंग भी था और उनकी मूर्ति भी थी। बहुत प्यारा व्यू था यहाँ पे, मतलब लोकेशन बहुत अच्छी यहाँ की। और बाहर के जितने भी होटल थे उनका रेट 3000 3,500 4,000, इसके नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। और जब में सफाई नहीं थी वहाँ पे, सारे होटलों की कंडीशन इतनी बुरी हो रखी थी, उससे लाख गुना अच्छा, उससे लाख गुना ज़्यादा साफ़ सफाई इस संस्थान वालों ने हमें करके दिया था। इसलिए हम लोगों ने यहीं पे स्टे किया था। और मैं आपसे कहूँगी आप भी अगर ओमकारेश्वर दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहीं पे स्टे करिएगा। हाँ, बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इनके रूम के लिए क्योंकि वो जल्दी अवेलेबल नहीं रहते हैं। यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस लगभग 200 से 400 मीटर का होगा। आप पैदल आराम से मंदिर तक जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं तो उनके लिए आप ऑटो कर सकते हैं,
बाकी आप नॉर्मली पैदल वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डेढ़ से 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली दोस्तों हम लोगों को रूम मिल गया था। रूम तो हमें नॉन एसी मिला था। रूम के अंदर कूलर रहेगा, एसी नहीं रहेगी, बट वही मिल गया, यही बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ है रूम के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हम रूम ले ही रहे तो उसके पीछे 4 लोग बोले पड़े थे, सर हमें दे दो, हमें दे दो। बहुत गर्दी थी रूम के लिए, बट हमें मिल गया था रूम। आइए आपको मैं अपना रूम टूर कराती हूँ। हमें 2nd फ्लोर पे रूम मिला था। ये पूरा हॉल था बाहर, और आगे चल के हमारा रूम नंबर 41 था, और उसमें 4 लोग आराम से सो सकते थे। ये देखिए आपको लेके चलती हूँ मैं रूम के अंदर। उसमें 4 बेड पड़े हुए थे। सिर्फ 2 लोगों के लिए रूम नहीं था, पूरे 4 लोगों के रूम था। आप फैमिली वाले हो तो आप आराम से रह सकते हो इस रूम में। ये देखिए, और इस रूम का प्राइस हमें अराउंड 700 पड़ा था, 700 रुपये पड़ा था। ये देखिए पूरा बाहर का व्यू, और ये रहा रूम। बहुत खूबसूरत रूम था, नीट एंड क्लीन। वॉशरूम, सबसे बड़ी चीज़ तो वॉशरूम होती है। इनका वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरा था, और ये कूलर दिया था इन्होंने। ये देखिए पूरे रूम का व्यू। ये देखिए पूरा कबर्ड था, वुड का कबर्ड था, आप कपड़े रख सकते हो। इधर मिरर लगा हुआ था। ये इनका वॉशरूम है, ये वॉश बेसिंग था, राइट साइड में वॉशरूम था। ये है पूरा रूम। रूम में 4 बेड थे। हमें तो ज़रूरत 2 ही बेड के थे, बट इनका अपना था, 4 बेड रखा था इन्होंने। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप इजीली एक रूम में रह सकते हो फैमिली के साथ लेके बच्चों को। ये देखिए होटल के बाहर का, मतलब रूम के बाहर का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए सामने गणेश भगवान की मंदिर दिखाई दे रही है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेश होके फटाफट से नहा धो के रेडी होके चलते हैं दर्शन करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, होटल के बिल की कॉपी, 700 रुपये में हमें रूम पड़ा था यहाँ पे। हम लोग नहा के रेडी होकर के दर्शन के लिए निकल लिए थे। ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने आज साड़ी पहनी है दर्शन करने के लिए। ये देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग श्री ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। आप भी कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव दोस्तों। होटल से हम लोग पैदल ही चले आए थे दर्शन करने के लिए। ये देखिए मैं आगे आगे चल रही थी। ये रहे सरकार, हम लोग पैदल ही निकल दिए थे। ये देखिए लोकेशन लिखा है, श्री ओमकारेश्वर मंदिर, ब्रह्मपुरी घाट, श्री ममलेश्वर मंदिर। ये देखिए ये रास्ता नहीं जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये रास्ता है, सीधा रास्ता पकड़ के आपको मंदिर जाना होगा। ये देखिए हम लोग भी चलने लग गए थे। आप पैदल इजीली पहुंच सकते हो यहाँ पे। बस आप इस जगह को क्रॉस करेंगे, लेफ़्ट साइड में गेट बना हुआ है मंदिर जाने के लिए, और राइट साइड में रास्ता है ब्रह्मपुरी घाट जाने के लिए। आपको मैं दिखाती हूँ वीडियो में। ये देखिए सामने जो आपको गेट दिखाई देने लग गया है थोड़ा थोड़ा सा, ये मंदिर जाने का रास्ता। आप आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा। रुकिए मैं दिखाती हूँ। और आगे चलने पे ये देखिए दिखाई देने लग गया है सामान्य दर्शन मार्ग और शीघ्र दर्शन मार्ग। एक जनरल लाइन थी और एक वीआईपी लाइन थी। और राइट साइड में आप देखेंगे तो ये देखिए ये लिखा हुआ है ब्रह्मपुरी घाट। इसी ब्रह्मपुरी घाट पे शाम को नर्मदा मैया की आरती होती है। आपको मैं शाम को आरती भी दिखाऊंगी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे जूता स्टैंड वगैरह बना हुआ है। और श्री ओमकारेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको लेफ़्ट साइड वाला जो गेट है उसके अंदर से जाना होगा। ये रास्ता रहा, बस आप सीधा चले चलिए। ये देखिए ये झूलता हुआ पुल है। आप अगर पुल से जाना चाहते हैं तो मंदिर जाने का रास्ता पुल की तरफ से इधर से है, और अगर आप नाव से जाना चाहते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में जाके नीचे उतर के फिर वहाँ से आप बोटिंग करके फिर जा सकते हैं। नदी पार करके, नर्मदा नदी को पूरा पार करके फिर आप मंदिर का दर्शन करने जा सकते हैं। और अगर आप झूलते हुए पुल से जाना चाहते हैं तो आप पुल को पूरा क्रॉस करेंगे, उसके बाद मंदिर की लाइन में लगना पड़ेगा आपको। और अगर आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आपको श्री ममलेश्वर भगवान के दर्शन होंगे। फ़िलहाल हम लोग श्री ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखिए नर्मदा मैया, और ये देखिए मंदिर भी दिखाई दे रही है। अगर आप ऋषिकेश गए हैं, हरिद्वार ऋषिकेश, वहाँ पे जैसे आपको पुल दिखाई देता है सेम वैसा पुल था यहाँ पर भी।
अगर आप बिना पैसों के यहाँ पे वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आप रक्तदान करिए और फ्री में शीघ्र दर्शन पाइए। यहाँ पे ये सिस्टम भी था, अगर आप रक्तदान करते हैं अपनी स्वेच्छा से तो आप यहाँ पे शीघ्र दर्शन पा सकते हैं। हम लोगों ने कोई शीघ्र दर्शन की पर्ची नहीं ली थी, हम लोग नॉर्मल दर्शन, अभी तक हमने जितने भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं हमने नॉर्मल दर्शन, जनरल दर्शन ही किया है, तो हम लोग यहाँ भी जनरल दर्शन करेंगे। तो चलिए हम लोग दर्शन वाली लाइन में लगने के लिए चलते हैं। मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ बता दूँ। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जो प्राकृतिक रूप से ओम के आकार में बना हुआ है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग का स्थान माना जाता है। धार्मिक नियमों के अनुसार दर्शन में दोनों की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव यहाँ हर रात विश्राम करने आते हैं, जिसके कारण यहाँ प्रतिदिन रात को शयन आरती में पलंग और पासे सजाए जाते हैं और मान्यता है कि सुबह बिस्तर की चादरों में जो सिलवटें होती हैं वो पड़ी रहती हैं और पासे भी इधर उधर रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रात भर किसी ने उसे खेला हो। कहते हैं श्री ओमकारेश्वर में भोले बाबा विश्राम करके फिर श्री महाकालेश्वर में भस्म आरती करने जाते हैं सुबह। हम लोग भी बस मंदिर के पास पहुंचने ही वाले थे तो हम लोगों ने टीका लगवाया। ये देखिए पंडित जी मुझे चंदन लगा रहे थे, इसके बाद फिर उन्होंने सरकार को चंदन लगाया था। मैं उनको बता रही थी कौन सा चंदन मुझे लगाइए, कैसा लगाइए। ये देखिए इस पे लिखा हुआ था महादेव। उसके बाद सरकार को लगाया था इन्होंने चंदन। फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे। माना जाता है आदि गुरु शंकराचार्य ने यहीं इसी पवित्र भूमि पर अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से दीक्षा प्राप्त की थी। हाल ही में यहाँ उनकी एक भव्य एकात्म की मूर्ति भी स्थापित की गई है। अगर आप नाव से बोटिंग करते हो तो नाव वाले आपको 2-4 चीज़ें यहाँ की साइट सीन विज़िट कराते हैं। उसमें आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति बनी है वो भी आपको दिखाएंगे और यहाँ का जो डैम है वो भी दिखाएंगे, नर्मदा और कावेरी का संगम भी दिखाएंगे। ऐसे 2-4 चीज़ें जो आपको विज़िट कराएंगे। खैर हमने तो बोटिंग नहीं किया था क्योंकि हमारा मन भी नहीं था और हमें पैदल सारी चीज़ें घूमनी थी, इसलिए हम लोगों ने बोटिंग स्किप कर दिया था। हम लोग पैदल यहाँ पे घूम घूम के सारी चीज़ें देख रहे थे। चलिए फ़िलहाल तो अभी हम मंदिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। बस ये पुल पूरा क्रॉस करेंगे। अगर आप इस पुल पे खड़े होकर महसूस करेंगे तो ये पुल आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। जब इस पर पब्लिक चलती है तो ये हल्का हल्का सा हिलता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ओंकार पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं। ये परिक्रमा 7 से 8 किलोमीटर लंबी होती है। यह पवित्र यात्रा ओम आकार के द्वीप के चारों ओर पैदल या नाव से की जाती है, जिसे पूरा करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर आप नाव से परिक्रमा करते हैं तो आपकी परिक्रमा जल्दी पूर्ण हो जाएगी, बट अगर आप पैदल करते हैं तो आपको लगभग 2 से 3 घंटे पूरी परिक्रमा करने में लग जाएगा। हम लोग तो नहीं किए थे क्योंकि पैदल इतना हम केदारनाथ में चल गए थे कि अब पैदल चलने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। अगर आप मेरा केदारनाथ का वीडियो नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। केदारनाथ, रामेश्वरम और वसुधारा वाटरफॉल का मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला है, आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए आप लाइन में चलते रहेंगे, बगल बगल प्रसाद भी मिलता रहता है। अगर आप पहले प्रसाद नहीं लिए हैं तो आप यहाँ भी मंदिर में लाइन में लगने के बाद आप प्रसाद ले सकते हैं। ये देखिए मंदिर में जाने का रास्ता। हम लोग आ गए मंदिर के पास। यहाँ पे 10 रैंप है और हम लोग 10 नंबर रैंप से दर्शन करना स्टार्ट करेंगे। आप एक तरह से समझिए यहाँ पे 9 फ्लोर हैं या रैंप है और उस पे एक एक रैंप आप आगे बढ़ते जाएंगे वो ख़त्म होता जाएगा। 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे ऐसे है। तो हम लोग भीड़ कम थी तो हम लोग कहीं स्टार्टिंग ही 9वें रैंप से हुआ था। हम लोगों को जल्दी ही दर्शन मिल गया था। 9वें रैंप के बाद 10वां रैंप नंबर आने वाला था। ये देखिए जिस उससे हम लोग सोच कर आए थे कि सावन की वजह से बहुत भीड़ रहेगी, उस हिसाब से हमें यहाँ भीड़ नहीं मिली थी। बहुत कम भीड़ थी यहाँ पे। हम लोगों को
मुझे लगता है मिनिमम 1 से 2 घंटे लग गए होंगे। हमारी बैड लक थी कि हम जैसे ही लाइन में लगे मंदिर का गेट बंद हो गया था, वरना हमारा दर्शन और जल्दी हो जाता। मंदिर का गेट बंद हो जाने की वजह से हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। ये देखिए रैंप नंबर 10 पे हम लोग आ गए हैं। बस अब हम लोग 1-1.5 घंटे इंतज़ार करेंगे। 1 घंटे शायद गेट बंद रहेगा। इंतज़ार करने के बाद गेट खुलेगा और मुझे लगता है हमारा दर्शन 1 से 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया था। जल्दी ही दर्शन हो गए थे। बस सारे लोग भोले बाबा का नाम लेके आगे बढ़े जा रहे थे। यहाँ पे एक व्यू बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। आप आगे आगे चलते रहोगे और आपके राइट साइड में आपको नर्मदा नदी दिखाई देती रहेंगी। लाइन में लगे लगे हमें प्रयागराज की एक फैमिली मिल गई थी। हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे सच में मुझे मेरे घर वाले मिल गए हों। आखिर हैं तो हम यूपी वाले ही। मेरा होम टाउन यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और ससुराल मेरी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है। बट हस्बैंड की जॉब पंजाब में है, इसलिए हम लोग पंजाब शिफ्ट हो गए हैं। आइए आपको नर्मदा नदी का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। अगर आप नाव से आते हैं तो नदी के उस पार आपको मैं दिखाती हूँ। अभी नदी के उस पार से आपको नाव पिक करेगी और नदी के इस पार आपको ड्रॉप करेगी। फिर उसके बाद आप इजीली यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए नाव चल रही है। ये देखिए वो जगह, वहीं से आपको नाव पिक करेगी और आपको मैं दिखाती हूँ इधर यहाँ पे ड्रॉप करेगी, जो आपको जगह दिख रही है। एक तरफ हम लोग लाइन में लगे थे दर्शन करने के लिए, दूसरी तरफ हम लोग नर्मदा नदी का खूबसूरत नज़ारा देख रहे थे। मैंने नर्मदा नदी को फर्स्ट टाइम देखा है। हम लोग लाइन में लगे लगे इंतज़ार कर रहे थे। वहीं पे कुछ बच्चे मराठी में भजन गा रहे थे। आइए आपको मैं आगे वीडियो में उनका भजन सुनाती हूँ। समझ कुछ नहीं आ रहा था लेकिन सपोर्ट पूरा कर रही थी मैं। वैसे तो मंदिर सुबह 5 बजे से रात को 9:30 बजे तक खुली रहती है, लेकिन दोपहर में 12:20 से 1:15 तक मध्याह्न भोग लगता है और उसी समय हम लोग मंदिर पे पहुँचे थे। हम लोग मंदिर में लगभग 12:30 बजे पहुँचे थे, तभी मंदिर का गेट बंद हो गया था। लगभग 1:15 बजे मंदिर का गेट खुल गया है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर शाम को 4 बजे से लेके 4:15 तक मंदिर बंद रहती है। उनका श्रृंगार होता है भगवान जी का। ये देखिए मंदिर खुल गई है, लोगों ने चलना शुरू कर दिया है। ये देखिए दोस्तों मंदिर का शिखर दिखाई देने लग गया है। ये देखिए मंदिर का झंडा लहरा रहा है। जय ओमकारेश्वर भगवान की। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए ये मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर, और ये मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ है जो लहरा रहा है। ये देखिए मंदिर के पास जब आप पहुंच जाएंगे तब ये दिखाई नहीं देगा, ये शिखर आपको दूर से ही दिखाई देगी। ये देखिए पूरा नीचे का व्यू। बस हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये देखिए अभी थोड़ी दूर है मंदिर। ये देखिए सामने डिस्प्ले लगा हुआ है, इस पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग गया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये ओमकार पर्वतेश्वर महादेव की मंदिर है। आपको रास्ते में छोटे छोटे बहुत सारी भगवान जी की मंदिरें मिलेगी, जैसे पंचमुखी गणेश जी का मंदिर मिलेगा। ये देखिए मंदिर की नक्काशी देखिए, छोटे छोटे भगवान जी की मूर्तियाँ बनी हुई है इसकी नक्काशी में। बस पहुँच ही गए हैं, वो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे जल चढ़ाएं। ये देखिए छोटे से भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है। चलिए आगे चलते हैं, आपको हम अच्छे से मंदिर के और अंदर चल के दर्शन कराते हैं। अभी तो भी थोड़ा दूर है मंदिर से। ये देखिए हम और पास आ गए। शिवलिंग का स्पर्श दर्शन बंद हो गया है। अब यहाँ पे शिवलिंग का स्पर्श दर्शन नहीं होता है। भगवान जी को कांच के अंदर पूरा पैक कर दिया गया है। अगर आप जल चढ़ाएंगे तो वो एक रास्ता ऐसे बना रखा है उन्होंने, आप उसके थ्रू वो जल भगवान जी के ऊपर चढ़ जाएगा, शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन आपको स्पर्श करने को नहीं मिलता है। पुजारी लोग मंदिर के अंदर और शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं उसके अंदर, लेकिन आम श्रद्धालुओं को उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है।
ये मंदिर के बाहर का व्यू है, मतलब मंदिर प्रांगण का ही है। मंदिर से बस आप जैसे ही निकलेंगे दर्शन करके वैसे ही आपको ये सब देखने को मिलेगा। अगर आप मंदिर में शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप 250 रुपये में टिकट बुक कर सकते हैं। आपको मंदिर में शीघ्र दर्शन करने को मिलेगा। यहाँ पर नंदी जी मंदिर के बाहर विराजमान है। मैं आपको वीडियो में अभी दिखाऊंगी कि कहाँ पर नंदी जी हैं। ये देखिए, मंदिर के जस्ट बाहर ही नंदी जी विराजमान हैं, लेकिन भोले बाबा से काफ़ी दूर ये दिखाई देते हैं। बिल्कुल जस्ट उनके सामने नहीं है, ये मंदिर के बाहर हैं। तो यहाँ से आप इनको जब आपने देख लिया मतलब आपने मंदिर से एग्ज़िट कर दिया है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद आपको नंदी जी दिखाई देंगे। ये देखिए, मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। ये सामने मंदिर है। आप इधर से बाहर निकलोगे और जैसे ही आप बाहर निकलोगे वैसे ही आपको इनके दर्शन होंगे। श्री ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए श्री ममलेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग श्री ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन सावन में करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं। मंदिर में भीड़ है, लेकिन इतनी भी भीड़ नहीं है कि आपको दर्शन नहीं मिलेगा। आप लोग जाइए, इससे पहले सावन ख़त्म हो जाए, आप लोग जाके दर्शन करके ज़रूर आइए। श्री ममलेश्वर भगवान के दर्शन और नर्मदा नदी की संध्या आरती और हम लोगों का रिटर्न घर आना, मैं ये सारे वीडियो अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बने रहिए आपके अपने चैनल जर्नी जंकीज़ 2913। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।